हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनर्जी रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमते हैं ना, उसकी एनर्जी क्या होती है वही हमको आज निकालना है। इसके पहले हम आधा डेरिवेशन जो बोहर्स का था वो कर चुके हैं और आधा इस पे कर रहे हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियो देख के आइए, तब जाके ये वीडियो आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे हमको V की वैल्यू चाहिए, R की वैल्यू चाहिए, F की वैल्यू चाहिए, जो हम अगले वीडियो में निकाल चुके हैं। ये आपको पता होगा तब जाके ये आप डेरिवेशन आगे कर सकेंगे। अगर नहीं पता है तो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, उसकी एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है वही उसकी एनर्जी के बराबर होता है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। अब यहाँ पे v² की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, जो कि हम आगे डेरिवेशन में निकाल चुके थे। वो v² की वैल्यू क्या आई थी, ZE² 4πε0 Rm। ये v² की वैल्यू अब हमको यहाँ पे पुट करना होगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे v² की वैल्यू, तो यहाँ से m और ये वाला m कैंसिल हो रहा है, तो हमको क्या मिल रहा है, हमको मिलेगा ZE² 8πε0 R। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी का मान इतना आया है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी, देखिए काइनेटिक एनर्जी जो मूव कर रहे हैं पार्टिकल, उसमें होगा जरूर काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क होता है। वर्क मतलब अगर फोर्स अप्लाई करेंगे किसी चीज़ पर तो वो कुछ दूरी तय करेगा, तो उसी को क्या कहेंगे हम, वो वस्तु वर्क किया है। अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो डिस्टेंस में अपना मतलब पोजीशन ही नहीं चेंज कर रहा है, तो वो वर्क नहीं हुआ। जैसे कि आप दीवार में फोर्स लगा रहे हैं और दीवार एक ही जगह पे है, तो वर्क आपका 0 हो जाएगा। तो कोई वर्क आपने नहीं किया। जब तक वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है तब तक वर्क नहीं होगा। तो यहाँ पे भी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वर्क होगा। तो वर्क के लिए आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो कुछ डिस्टेंस जो है वो तय करेगा, तो हो जाएगा क्या आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन पे अगर आप फोर्स लगा रहे हैं तो वो बहुत कम दूरी तय कर रहा है। एटम की साइज ही बहुत कम होती है, तो वो कितनी दूरी तय कर लेगा एटम में ही, तो वो बहुत कम दूरी तय करता है। इसी वजह से यहाँ पे ΔR लिखा जाता है। यहाँ पे देखिए ΔR, F ΔR। अब F की वैल्यू हम आगे इक्वेशन में निकाल चुके हैं। F की वैल्यू क्या था, ZE² 4πε0 R²। अब यही वैल्यू हम यहाँ F की जगह पे पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए F की वैल्यू हम यहाँ पे पुट किए हैं, ZE² 4πε0 R² dr। अब इसको हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे R के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ZE² 4πε0 R² ΔR। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे। तो ZE² 4πε0 कांस्टेंट है, R का हमको करना है इंटीग्रेशन। और जब R का हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि ये हो गया R पावर n हो गया। अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये आएगा R, और इसके जो रेशियो है उसमें +1 कर देंगे, और यही नीचे ये वाला रेशियो लिख देंगे n+1। इसके रेशियो में +1 करेंगे और जो नीचे है उसका रेशियो नीचे करके +1 कर देंगे। ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए ये अपान में था तो ऊपर जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो -2 हो गया ΔR। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए इसका रेशियो -2 है, +1 इसमें कर देंगे और इसी को नीचे ले जाके अपान में -2 +1 कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, -2 +1 हो गया तो हो क्या जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहाँ से -2 +1 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा -1। और इसको अगर हम नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1/R। यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। R को इंटीग्रेट किए हैं तो ये वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी का मान डिक्रीज हो रहा है। अब इसको
को हम क्या मानेंगे, इक्वेशन थर्ड। देखिए यहाँ पे इक्वेशन थर्ड हो गया और ऊपर हम क्या निकाले थे, इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में भी इसमें काइनेटिक एनर्जी का मान निकला था और उसमें पोटेंशियल एनर्जी का मान निकला था। अब यहाँ इक्वेशन जो फर्स्ट है इसी में क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू रख देंगे। तो अब आगे करके देख लेते हैं। यहाँ पे E इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब इसी में क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो हम निकाले हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आया था, माइनस JT स्क्वायर अपॉन 4πε0 R, प्लस में अब इसका रखेंगे काइनेटिक एनर्जी का मान JT स्क्वायर 8πε0 R। अब इसमें क्या करेंगे, जो दोनों में कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए JT स्क्वायर दोनों में है तो JT स्क्वायर को बाहर लेंगे, 4π मतलब दोनों में है और ε0 दोनों में है, R भी क्या है, दोनों में है। तो इसको कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे -1 बचा आपका और यहाँ पे क्या बचा, +1/2 बचा। यहाँ पे 1/2 बचा और यहाँ पे क्या बचा, -1 बचा। अब देखिए -1 + 1/2, -1 में से 1/2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1/2। -1/2 आपका बचा है। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा आपका -ZE स्क्वायर 4πε0। जो टोटल एनर्जी आ रही है वो क्या आ रही है, निगेटिव वैल्यू आ रही है इसकी। तो देखिए यहाँ से E आपको पता हो गया इतना है, तो R की वैल्यू हम पहले ही इक्वेशन में आपको निकाल के दिखा चुके हैं। तो यहाँ पे R की वैल्यू आप रखेंगे। R की वैल्यू क्या थी, ε0 N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन 4πmZE स्क्वायर। अभी यही वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे आप। यहाँ पे जब पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए हो जाएगा -ZE स्क्वायर अपॉन 4πε0 इंटू ε0 N स्क्वायर H स्क्वायर अपॉन πmZE स्क्वायर। ये आपका वैल्यू आ गया। यहाँ पे देखिए जो ये वाली वैल्यू है πmZE स्क्वायर, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये नीचे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, -ZE स्क्वायर πmZE स्क्वायर 8πε0, फिर से ε0, ये वाला ε0 हो जाएगा, ε0 N स्क्वायर H स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या होगा, E इज इक्वल टू हो जाएगा -ZE स्क्वायर e⁴m अपॉन 8 ε0 स्क्वायर N स्क्वायर H स्क्वायर। अब यहाँ से जो जो कांस्टेंट है वो हम बाहर लेंगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा -E आपका कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, 8 तो कांस्टेंट है ही और ε0 जो है वो कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है। और इसकी वैल्यू हम आगे वीडियो में आपको बता चुके हैं, E की वैल्यू क्या होती है, M की वैल्यू क्या होती है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। ये वैल्यू आपको पुट करना होगा यहाँ पे और पुट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा। और ये देखिए Z स्क्वायर और ये क्या है, N स्क्वायर है ना कि H स्क्वायर। यहाँ पे H स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो N स्क्वायर ये है। ये दोनों क्या है, कांस्टेंट नहीं है। और यहाँ पे जो कांस्टेंट है सबकी वैल्यू पुट करेंगे आप तो क्या मिलेगा आपको, -2.18 इंटू 10⁻⁻18। ये क्या हो जाएगा आपका, Z हो जाएगा, Z स्क्वायर हो गया, Z स्क्वायर N स्क्वायर J। ये इसकी वैल्यू आ गई आपकी, ये आपकी वैल्यू आ गई। और अगर आपको इसको किलो जूल मोल इन्वर्स में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6.02 इंटू 10⁻23 से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना, से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। डिवाइड करेंगे तो ये इसका जो है वो बदल जाएगा किलो जूल प्रति मोल में, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे Z होगा और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना वैल्यू आएगा। और अगर आपको हाइड्रोजन का निकालना है ना, हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं, N की वैल्यू रख सकते हैं, Z की वैल्यू रख सकते हैं। जैसे अगर आपको फर्स्ट सेल का निकालना है तो N की वैल्यू 1 रहेगा और Z की वैल्यू तो हमेशा 1 रहेगी हाइड्रोजन के लिए। और अगर सेकेंड सेल का निकालना है तो Z की वैल्यू 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से यहाँ पे आप कैलकुलेशन करेंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको मान लीजिएगा। और यहाँ पे अगर 3 सेल के लिए निकाल रहे हैं, थर्ड वाले सेल के लिए, तो 3 आएगा N की वैल्यू। ऐसे ऐसे आप जिस सेल की निकाल रहे होंगे वही वैल्यू आपको पुट करनी होगी। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन का निकाल सकते हैं एनर्जी, पहले सेल का, सेकेंड सेल का, थर्ड सेल का।
अब देखेंगे लिमिटेशन, इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की थी अपने इस मॉडल में। तो सबसे पहले तो इन्होंने केवल मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये मॉडल बनाया था, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, 2+ हीलियम प्लस हो गया, इन्हीं के लिए ये मॉडल बनाया था। पॉली इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए ये मॉडल नहीं था। जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन +2 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ना, तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। और हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, +1 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा। इसी वाले एटम के लिए ये मॉडल बनाया गया था पॉली एटॉमिक, जिसमें 1 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, उनके लिए ये सिस्टम नहीं बना था, ये मॉडल नहीं बना था। बोहर्स ओनली एक्सप्लेन मोनो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सच एज हाइड्रोजन, lithium, 2+ helium plus etc. and cannot explain those elements have more than 2 electrons. Cannot explain polyatomic system. तो ये इनका पहला लिमिटेशन था। अब सेकेंड लिमिटेशन क्या करेंगे, सेकेंड देखेंगे। बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। बोहर के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन रिसेंट स्टडी में क्या पता चला है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, 3 डायमेंशनल रिवॉल्व करते हैं। मतलब कि वो एक्स एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे, जेड एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व करेंगे, और वाई एक्सिस के लॉन्ग भी रिवॉल्व करेंगे। वो ऐसे रिवॉल्व करते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं। ये इनका क्या था, सेकेंड लिमिटेशन था। According to Bohr atomic model, electron revolve around in a circular path, while according to recent study, electron move 3 dimensional. तो ये इनका सेकेंड हो गया। अब थर्ड देखेंगे, इन्होंने क्या किया था, जीमन इफेक्ट जो होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ये जीमन इफेक्ट क्या होता है ये देख लीजिए। जीमन इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। जीमन इफेक्ट जो होता है, स्पेक्ट्रल लाइन को हम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, स्पेक्ट्रल लाइन को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो वो फिर से फाइन लाइंस में टूट जाते हैं, फिर से ब्रेक हो जाते हैं लाइंस में, फाइन लाइंस में, छोटे छोटे लाइनों में ब्रेक हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहेंगे, जीमन इफेक्ट कहेंगे। देखिए, स्पेक्ट्रल लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो छोटे छोटे लाइनों में टूट जाते थे, उसी को क्या कहेंगे, जीमन इफेक्ट कहेंगे। बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट। जीमन इफेक्ट क्या होता है, व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन आर प्लेस्ड अंडर मैग्नेटिक फील्ड, दीज लाइन आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइन लाइंस, फाइन लाइंस में डिवाइडेड हो जाते थे। दिस इफेक्ट इज नोन एज जीमन इफेक्ट। इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब नेक्स्ट देखेंगे, स्टार्क इफेक्ट को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब स्टार्क इफेक्ट क्या होता है, अगर हम स्पेक्ट्रल लाइन को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो फर्दर फाइन लाइंस में, छोटे छोटे लाइंस में डिवाइड हो जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्टार्क इफेक्ट। उसमें था मैग्नेटिक फील्ड और इसमें क्या थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। बोहर कैन नॉट एक्सप्लेन स्टार्क इफेक्ट। स्टार्क इफेक्ट व्हेन स्पेक्ट्रल लाइन आर प्लेस्ड अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, देन these line are further divided into fine lines. This effect is called स्टार्क इफेक्ट। इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। अब नेक्स्ट क्या देखेंगे, बोहर ने क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमको केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की ज़रूरत होती है। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इनफ होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को कैलकुलेट करने के लिए हमें चार टाइप के क्वांटम्स चाहिए होते हैं। पहला तो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों हमको पता रहेंगे तभी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को पता कर पाएंगे। अगर ये चारों नहीं पता रहेंगे तो हम पता नहीं कर पाएंगे। केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को नहीं बता सकते। ये इनका क्या था, लास्ट लिमिटेशन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।